यहां मैं एक बिंदु और ध्यान दिलाना चाहता हूं सभापति, उपसभापति महोदय, आज 5 अप्रैल है। आज के दिन का एक महत्व है। आज से 11 साल पहले यही 4 और 5 अप्रैल के समय अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। दिल्ली की राजनीति में उसका बड़ा महत्वपूर्ण महत्व था, क्योंकि हमारे जो 2 प्रमुख विपक्षी दल हैं, एक के लिए जो कांग्रेस पार्टी थी, उनके लिए वो खलनायक थे जिन्हें जेल में भेजा जा सकता था। दूसरी पार्टी जो आज दिल्ली में सत्ता में है, उनके लिए वो गुरु थे, प्रेरणा के स्रोत थे, पितृ पुरुष थे, पर उन्हें बरगलाया जा सकता था, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि उन्हें बरगलाया जा सकता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ने ही गुरु माना। आपकी पार्टी में एक थे जो बहुत गुरु गुरु कहते थे, उन्होंने आपको निपटा दिया, और इधर जो गुरु के चेले थे, उन्होंने गुरु को निपटा दिया। एक हिंदी में कहावत है, नाम तो किसी का लिया नहीं, प्लीज उपसभापति महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपका जो समय होगा उतना ही बोल सकते हैं। कहावत है, जो समय जिसका है उसी के अनुसार। एक हिंदी में कहावत है कि गुरु गुड़े रह गए, चेला शक्कर हुई गए। तो वो यहां पर दिखाई पड़ती है। हमने नाम किसी का नहीं लिया है, समझने वाले समझ रहे हैं। बोल रहे हैं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर जो इन्होंने बात कही, इस एकीकरण के 3 डायमेंशन हैं जो इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एक संवैधानिक है, एक व्यवहारिक है और एक राजनीतिक है। संवैधानिक दृष्टि से अभी बहुत सी बातें अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कही, तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जब लोकसभा में जब इसका उत्तर दिया, तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के द्वारा ही इसमें यह परिवर्तन किया जा रहा है। संविधान के जिन अनुच्छेदों का वो उल्लेख करते हैं, 246 और 256, वो तो पूर्ण राज्यों पर लागू होते हैं। दिल्ली के संदर्भ में संविधान की धारा 239A बहुत स्पष्ट है, और मैं सदन के सुलभ संज्ञान के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आर्टिकल 239AA स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली क्लियर कट कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम इनेक्टिंग एट एनी टाइम any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending to, varying to, opening, repealing the law so made by the legislative assembly। तो ये संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद को प्रदत्त अधिकार हैं, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने यह काम किया है। और इतना ही नहीं, जो लोग आज ये कहते हैं कि सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए, वही लोग जनवरी 2016 में जब हाई कोर्ट ने यह पूछा था कि एमसीडी किसके हाथ में है, इसलिए मैं कोर्ट का वो उदाहरण भी कोट करना चाहता हूं। इन जनवरी 2016 when the high court asked who controls the municipal corporation of Delhi, अब समझिए राज्य सरकार क्या जवाब देती है। Delhi government in response said that the MCD did not come under it, but if court directs they are willing to take over the control of the corporation। यानी वो स्वयं तो कह रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, मगर हमारी इच्छा है कि यह मेरे अंडर में आ जाए, ये कोर्ट के सामने वो व्यक्त कर रहे हैं। जहां तक उपराज्यपाल के अधिकारों की बात है, तो 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो एक्ट बना था, उसी के अनुसार राज्यपाल को जो प्रदत्त अधिकार हैं, जो कांग्रेस शासन के समय में मिले थे, उसी के अनुसार हमारी सरकार ने काम किया है। और वो अधिकार एक बार रिव्यू भी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिव्यू होने के बाद उन अधिकारों की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वेटिंग हुई है, और उसके द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल या एलजी को यह अधिकार प्राप्त है। अब सभापति महोदय, प्रश्न ये होता है कि अधिकार तो किसी को प्राप्त होते हैं, तो वो करता क्या है। इनको अधिकार प्राप्त थे, गृह मंत्री जी ने अभी संकेत किया कि क्या किया था, मगर हमें अधिकार प्राप्त हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए 36 लाख बेसहारा लोगों को, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को स्थायी मकान देने का काम किया। और न्यायालय और संवैधानिक प्रावधानों के प्रति कितनी ईमानदारी है, यह इस बात से पता चलता है कि उसी न्यायालय ने जब यह कहा कि वित्त आयोग का गठन सरकार करेगी और उसके द्वारा निर्धारित पैसा एमसीडी को मिलेगा, मगर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी 2012-13 में चौथे वित्त आयोग ने 11,323 करोड़ रुपए एमसीडी को देने की संस्तुति की, परंतु वो उन्होंने नहीं दिया। और आज जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, इसके स्वयं के वित्त आयोग ने यह संस्तुति की कि 40,500 करोड़ रुपए
निकायों को चलाने के लिए देने चाहिए। वो तो छोड़िए, सदन में यह प्रस्ताव किया कि हम इतना नहीं देंगे, हम 17,000 करोड़ रुपए देंगे, परंतु जब देने की बात आई तो 6,129 करोड़ रुपए मात्र दिए। इसीलिए गृह मंत्री जी ने उस शब्द का प्रयोग किया था कि एक सौतेला व्यवहार एमसीडी के द्वारा राज्य सरकार के साथ किया गया। और इतना ही नहीं, जब यह विषय हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार ने स्वयं अपने वित्त आयोग से जो निर्धारित किया है राशि, वह उन्हें देनी चाहिए। उस हाई कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने लिखा, We accordingly allow this application to direct the GNCT to release the current financial year the remaining amount due towards the BTA to the three corporations on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year 21-22। यानी हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपने अपने बजट में जो प्रावधान किया है कम से कम उसके अनुसार कर दीजिए, परंतु इसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया, केवल 674 करोड़ रुपए दिया गया। और फिर उसके बाद संवैधानिकता की जो लोग बात करते हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने सीएए को लेकर अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए वो संवैधानिक था क्या? क्या विदेश संबंधी किसी विषय के ऊपर कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है? अभी एमसीडी को लेकर बात कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित किसी एक्ट के विरुद्ध एमसीडीज को अधिकार है अपने सदन में पारित करने का? नहीं। तो जिन लोगों ने संविधान का मखौल उड़ाया वो आज संवैधानिकता की बात करते हैं, तो इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य होता। हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब किसी लॉ को पास होने की बात होती है तो अभी हाल के दिनों में एक बड़ी मजेदार बात हुई। फार्म लॉ है, किसान संबंधी कानून, सबसे पहले जिस राज्य की विधानसभा ने उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया वो थी पंजाब, और वो साफ हो गए। और गलती से ही सही, जिस विधानसभा ने सबसे पहले उसके समर्थन में पारित कर दिया था, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, वो पंजाब में छा गए। तो अब आप सोचिए कि कई बार आप सोचते हैं कि आपने जो लॉ पारित किया है वो क्या किया है, वो सही या गलत। चुनाव का विषय भी इन्होंने इससे जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुझे ऐसा लगता है चुनावों में उन्होंने एक अप्रतिम काम किया है। शायद चुनाव आयोग ने जो उनको चुनाव चिन्ह दिया है वो बड़ा उपयुक्त दिया है। या तो वो झाड़ू फेर देते हैं या झाड़ू फिरवा लेते हैं, बीच की कोई स्थिति नहीं रहती है। जैसे पंजाब में उन्होंने झाड़ू फेर दिया, मगर गोवा में 39 में 35 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में 70 में 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। दोनों जगह उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट की भी जमानत जब्त हो गई। और उत्तर प्रदेश में तो जितनी सीटों पे लड़े सब पे जमानत ही नहीं जब्त हुई। उपसभापति महोदय, 0.35% वोट मिला, जो नोटा से भी कम था। तो मुझे यह लगता है अरे भाई, चुनाव का विषय बिल के संदर्भ में इनकी पार्टी के द्वारा लाया गया। प्लीज संजय जी, माननीय संजय जी, प्लीज। देखिए, बिल्कुल हम बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनके चुनाव का विषय इनकी पार्टी की तरफ से लाया गया है कि आप चुनाव को टाल रहे हैं। चुनाव शब्द इनकी पार्टी के द्वारा लाया गया, हमारे द्वारा नहीं लाया गया, इसलिए मैं चुनाव शब्द पे जवाब दे रहा हूं। क्योंकि हकीकत क्या है कि लगता है उत्तर प्रदेश में सपा बसपा पर तो बुलडोजर चला, इन पे तो वैक्यूम क्लीनर चल गया। एकदम पता नहीं कहां पे जो रह गए थे वो भी निकल के बाहर आ गए।